जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जो हम सब कवर करेंगे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। अभी जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सीटेट का 20 अगस्त 2023 को, उसी पेपर को हम सब कवर करेंगे। इसमें आपका बुकलेट जो है दोस्तों ए है, लेकिन बुकलेट से मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पूरे भारत में आपका सीटेट एग्जाम हुआ था वह ऑफलाइन मोड हुआ था। तो दोस्तों जो क्वेश्चन बने थे हर जगह क्वेश्चन सेम ही है, बस क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे है। तो इसमें हम सब सबसे पहले सीडीपी को कवर करेंगे और पेपर फर्स्ट को। आपको डेली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। आज हम सब सीडीपी को कवर कर रहे हैं, कल ईवीएस को, हिंदी को, मैथ को, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट हम सब कवर करेंगे। तो दोस्तों सीटेट में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यह नहीं मतलब होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछेगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं लेकिन आप ये सोचिए कि 100% यही क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो सॉल्व करने का हमारा मकसद होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझना, क्योंकि जो आपका सीटेट होता है, जिस बच्चे की तर्क शक्ति जितना ज़्यादा होती है वह सीटेट में उतना अच्छा से क्वालिफाई हो जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा नंबर लाता है। इसलिए दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, उसमें उस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए, किस तरीके से बच्चे से घुमा के क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। अगर आप यह समझ गए तो आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दोस्तों आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल और उसके वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करें डिस्ग्राफिया। पहले हम डिस्ग्राफिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। डिस्ग्राफिया एक प्रकार से विकार है, इसे बीमारी आप न समझिएगा कि यह कोई बीमारी है, यह एक विकार है, इसको आप जानते रहिए। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि कहना है। दूसरा ऑप्शन है, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधित है। तीसरा ऑप्शन है, एक तंत्रिक्रिय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड, एक तंत्रिक्रिय विकार है। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिक्रिय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है पहला, विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण गतिवर्धन या फिर विसर्जन। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड, त्वरण गतिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, इसमें पहला जो है कह रहे पाठचर्या में अनुकूलन करें, या फिर दूसरा है दोस्तों विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या फिर चौथा है दोस्तों विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो दोस्तों इसमें कौन सा सीक्वेंस सही है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो हम आपको सीक्वेंस ही बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों पहला ही सही है, पाठचर्या में अनुकूलन करें, सही है, ये एक नंबर हो जाएगा। और इसके बाद दूसरे की बात करें तो इसमें दूसरा भी आपका विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, यह भी आपका सही है, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, यह भी आपका राइट है, तीसरा ये हो जाएगा। सीक्वेंस एकदम सही है। जो लास्ट है दोस्तों ये गलत है, विविधता को बाधा के रूप में देखें दोस्तों, ये आपका गलत होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं शैशवावस्था में समाजीकरण की खाली जगहें संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खाली जगहें संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला है तृतीयक माध्यमिक, या फिर दूसरा है दोस्तों प्राथमिक माध्यमिक, या फिर तीसरा है माध्यमिक प्राथमिक, या फिर लास्ट है दोस्तों माध्यमिक तृतीयक। इसमें दोस्तों जो राइट है, राइट इसमें आपका आंसर होगा दूसरा प्राथमिक माध्यमिक। शैशवावस्था में समाजीकरण दोस्तों की प्राथमिक संस्थाएं, दोस्तों कौन से प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक
संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसे माध्यमिक कह सकते हैं, द्वितीयक भी आप कह सकते हैं। तो लेकिन बालक के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थाएं होती हैं, पहली संस्था क्या होती है उसका, प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत वो जो अपने परिवार में, अपने पास पड़ोस में सीखता है वह प्राथमिक संस्थाएं कहलाती हैं। लेकिन जो विद्यालय में सीखता है, मीडिया के माध्यम से सीखता है, वह द्वितीयक संस्थाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन आपका दूसरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे ले बैगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऐसा किसका मानना था? ऐसा ले बैगोस्की का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कह रहे लॉरेंस कोहलर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन है पहला, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, या फिर तीसरा है दोस्तों पारंपरिक स्तर, या फिर लास्ट है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। सबसे पहले लॉरेंस कोहलर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने 3 स्तर दिए थे और हर स्तर के 2-2 चरण थे। टोटल दोस्तों 3 स्तर, और चरण की बात करें तो 6 चरण। इसको आप जानते रहे, एग्जाम काफ़ी बार यही पूछ लिया है कि कोहलर के कितने चरण हैं। तो चरण इसके 6 हैं और स्तर दोस्तों 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो होता है दोस्तों पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है। दूसरा जो स्तर होता है दोस्तों 10 से 13 वर्ष तक, और जो तीसरा है 13 से 16 वर्ष तक। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड है पारंपरिक स्तर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक का क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है दोस्तों, कह रहे हैं शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अब कारण हम देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है दोस्तों, यह कारण हो गया। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पहला ए और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, या फिर दूसरा दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, या फिर तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर लास्ट है दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना दोस्तों। या फिर तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना दोस्तों। देखो यहाँ पे तुलने की बात करें, जो जिस ऑप्शन में आपको तुलना किया जाए, किसी बच्चे को कमज़ोर दिखाया जाए, बच्चों की बुराई किया जाए, वो ऑप्शन कभी आपका सही नहीं होगा सीटेट एग्जाम में, इसको आप जानते रहिए। इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह आलोचना जो कैरल गिल्गिन थी, आलोचना इसलिए की थी क्योंकि जो कोहलबर्ग थे अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे सिर्फ आदमी पे किए थे। इन्होंने जो
जेंडर वाइज बताया कि अगर कहीं इन्होंने अपना प्रयोग किसी महिला पे किया होता तो अलग रिजल्ट हो सकता था, इसलिए इन्होंने इनका जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की थी। हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, या फिर आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, या फिर केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। दोस्तों यह नारीवादी, ऑप्शन दूसरा सेकंड इज राइट आंसर है दोस्तों, नारीवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि इनका मानना था कि जैसे अभी हम कोई एक्सपेरिमेंट सिर्फ मनुष्य पे करें तो उसका रिजल्ट अलग होता है, लेकिन अगर किसी महिला पे करें तो महिला की सोचने की क्षमता अलग होती है, वह दूसरे तरीके से सोचती है, पुरुष दूसरे तरीके से सोचता है, इसलिए इन्होंने इसका आलोचना किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खाली जगह है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, या फिर केंद्रीयन या फिर विकेंद्रीयन, या दोस्तों लास्ट ऑप्शन है परागमन। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, केंद्रीयन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली जगह है और सोच फिर खाली जगह है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली जगह और सोच फिर खाली जगह है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है धीमी, कुछ हद तक। पहले इसमें आप ये समझ लीजिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बात करें वृद्धि किस तरीके से होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कह रहे धीमी होती है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर और तार्किक होती है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी तथा तार्किक। तीसरा ऑप्शन है स्थिर है, तार्किक है, धीमी और आत्म केंद्रित है, या फिर लास्ट ऑप्शन है धीमी, तार्किक, स्थिर और आत्म केंद्रित है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सेकंड। कह रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है दोस्तों वृद्धि जो है स्थिर रहती है, बालक के विकास स्थिर रहता है, लेकिन और सोच दोस्तों कुछ हद तक आत्म केंद्रित रहती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी रहती है और सोच दोस्तों तार्किक हो जाती है बालक की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। ऑप्शन है बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, या फिर एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो दोस्तों स्थूल गतिक कौशल की बात करें तो गतिक कौशल में कौन सा आएगा, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही को तैरना आपका गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के खाली जगह और फिर खाली जगह सिद्धांतों का पालन करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। दूसरा ऑप्शन है शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी, या फिर दोस्तों समीपस्थ, अवरोही और शीर्षगामी दोस्तों आंतरिक से बाहरी, या फिर लास्ट ऑप्शन है विभेदीकरण, सरल से जटिल, या फिर एकीकरण, जटिल से सरल। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा, अब करेक्ट आंसर दोस्तों सेकंड है शीर्षगामी। इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों कह रहे हैं कि भौतिक वृद्धि और विकास के खाली जगह और सिद्धांत का पालन करता है दोस्तों। शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी ओर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली जगह प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। अब इसमें आपको बताना है दर्शन शास्त्री जो होता है किसके अनुसार, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार इसमें मानना है जो दर्शन शास्त्री है उसके पास किस प्रकार से बुद्धि होती है, और जो एक मूर्तिकार होता है दोस्तों मूर्तिकार के पास किस प्रकार से बुद्धि होती है। पहला ऑप्शन है भाषिक, अंतरावैयक्तिक, दिक्स्थन अंतर्वैयक्तिक, या फिर अंतर्वैयक्तिक दिक्स्थन, या फिर अंतरावैयक्तिक भाषिक। तो इसमें दोस्तों जो कि करेक्ट आंसर आपका दर्शन शास्त्री होता है वह अंतर्वैयक्तिक होता है। इसको आप जानते रहिए, जो इंट्रापर्सन होता है कि इंटरपर्सन होता है, इसको आप जानते रहिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक होता है जिसे दूसरे की भावनाओं को समझना है, एक होता है जिसे खुद की भावनाओं को समझना, और दिक्स्थन मतलब होता है दोस्तों जो मूर्तिकार होता है। जैसे मूर्तिकार आप स्ट्रक्चर बता दीजिए वो मूर्ति सेम वही बना देता है, इसे आप समझ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर।
इसके बारे में अगर और हम आपको बताएं दोस्तों, इसको आप और जानते रहिए कि जो दिक्स्थान है इसे हम जो अस्थानिक बुद्धि के भी नाम से जानते हैं, इफ्टियल इंटेलिजेंस। तो इसको देखो आप कंफ्यूज ना होइए। जो अंतः व्यक्तिक होता है वह खुद से इंटरेक्ट करता है, जैसे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह खुद से इंटरेक्ट करते हैं, तो अंतः व्यक्तिक के अंतर्गत आपके आते हैं जो खुद से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन वही अंतरा व्यक्तिक की बात करें तो इसके अंतर्गत जो नेता होते हैं दोस्तों, नेता हो गए और जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादक के रूप में देखने पर। दोस्तों अनुभवात्मक की बात करें तो यह जो इसमें करेक्ट आंसर होगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। पहला है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, या फिर तीसरा ऑप्शन है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, या फिर लास्ट ऑप्शन है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों लास्ट। जब हम बच्चों को खुद से सीखने का मौका देंगे तभी बालक अच्छे से सीखेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़ उसे रटा बता दें कि हाँ नहीं बच्चा आपको यही रटना है, यही एग्जाम में, ऐसा नहीं। उन्हें खुद के बुद्धि मंथन करने का मौका देना चाहिए, उन्हें बुद्धि मंथन करने का सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कथन कारक का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है दोस्तों, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी का संलग्नता हो। यह दोस्तों कथन पहला है। अब कारण पढ़ लेते हैं पहले। कारण है दोस्तों सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों, या फिर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। दोस्तों अधिगम के दौरान कौन सी प्रक्रिया योगदान नहीं देती। पहला संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, या फिर गैर प्रशासनिकीकरण। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 4th गैर प्रशासनिकीकरण। दोस्तों यह सीखने अधिगम के दौरान यह योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच और विचार करने की आवश्यकता होती है। पहला है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, या फिर क्रिया की परिभाषा क्या है, या फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, या फिर 4th ऑप्शन है इसमें कक्षा की शुरुआत से क्रिया के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर इसमें 4th है दोस्तों। कक्षा की शुरुआत से क्रिया के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, या फिर दूसरा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, या फिर तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, या फिर लास्ट ऑप्शन है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2nd
इसमें करें जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण का जो उदाहरण है दोस्तों, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कथन कारक का क्वेश्चन है दोस्तों। जो कथन दिया गया है, पहले कथन है, कह रहे हैं कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अब इसमें जो कारण है दोस्तों, हम कारण पहले समझ लेते हैं। करें बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों, या फिर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर लास्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सेकंड सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ले बैगोस्की के अनुसार खाली जगह हैं बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। क्या निभाता है? मूर्ति पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सहकर्मी सहयोग। अब ऐसा नहीं, जो किसके अनुसार दोस्तों, ले बैगोस्की के अनुसार पूछ रहे हैं कि संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? अब पुरस्कार देखिए, हम ये होगा नहीं दोस्तों पुरस्कार। सामाजिक अलगाव, इसमें अलगाव की बात करें ऑप्शन तो होगा नहीं। मानकीकृत स्टैंडर्ड की बात नहीं करता दोस्तों, तो इसमें जो सही होगा दोस्तों वह सहकर्मी सहयोग दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ले बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है दोस्तों। आंतरिक वाक क्या है? बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, या फिर विकासात्मक देरी का संकेत है, या फिर बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो दोस्तों ये इसमें आपका राइट आंसर फोर्थ होगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जब बच्चा खुद से बात करता है, जैसे भी बालक है, जब वो खुद से बात करेगा तो दोस्तों वह जो उसकी सोच है, वह जो सोच रहा है उसी के बारे में अपने खुद से बात करेगा। इसी को नियंत्रित करता है दोस्तों आंतरिक वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है दोस्तों। किसके अनुसार दोस्तों? जीन पियाजे के अनुसार। पहला ऑप्शन है पारागानात्मक तर्क दोस्तों, जीववाद चिंतन, या फिर केंद्रीयन, या फिर लास्ट है दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार वह जीववाद चिंतन है दोस्तों। जीववाद का मतलब होता है जब बालक कोई जैसे खिलौना है, खिलौना को जिंदा समझे, जैसे खिलौना गिर जाए रोने लगे, हमारा खिलौना गिर गया, हमारे खिलौने को मार दिए, इस प्रकार से दोस्तों वो जीववाद के अंतर्गत आता है। वो क्या कह रहा है? क्योंकि एक बटन जिंदा है, क्योंकि उसको लग रहा है उसमें जान है। एक बटन जिंदा है, वह 4 वर्ष का है, इसको आपको भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं खुद अपने ऊपर लेके इसे नहीं सोचना है कि नहीं बटन में जान तो होता नहीं, लेकिन 4 वर्ष का बालक होता है उसे नहीं पता होता है कि एक बटन में या खिलौने में जान होता है कि नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। ये जीन पियाजे के अनुसार क्या है दोस्तों? वह जीववाद चिंतन है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है दोस्तों? स्वलीनता मतलब जो खुद में लीन रहे दोस्तों। पहला ऑप्शन है कल्पना के तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, या फिर दूसरा है दोस्तों उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, या फिर दोस्तों बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। दोस्तों जो बालक खुद में लीन रहता है, स्वलीन रहता है, वो क्या करता है? किसी चीज़ को बार बार दोहराता रहता है।
और वह आवर्ती व्यवहार करता रहता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह कथन कारक से क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। कारण जो दिया गया है दोस्तों, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। अब हम दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो दोस्तों इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए दोस्तों। प्राथमिक लक्ष्य, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला है तथ्यों को रटना, दूसरा है दोस्तों यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना दोस्तों, या फिर समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, या फिर लास्ट है दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, या फिर जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या फिर तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखेंगे दोस्तों, उसको आपको बताना है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों फर्स्ट होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब बालक को हम पहले सूत्र थोड़ी बता देंगे, पहले सूत्र बता दें फिर उसे हम सामान्य की तरफ ले जाएं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले हम सामान्य की तरफ, जैसे भी हम बालक को क लिखना है, पहले हम एक पाला खींचेंगे फिर ऐसे बताएंगे फिर ऐसे बताएंगे, ये सामान्य हो गया दोस्तों। अब हमको कलम लिखना है, अब हम ये विशिष्ट हो गया। हम बालक को पहले कलम लिखना थोड़ी सिखाएंगे, पहले हम क बनाना सिखाएंगे, क कैसे बनाते हैं, फिर क को हम कैसे मिला के कोई शब्द कैसे दूसरा शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों वह सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, पहला ऑप्शन है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है दोस्तों की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने के प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों फर्स्ट होगा को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर कोई विद्यार्थियों की सीखने की शैली विविधता है, कोई अलग, जैसे अभी अपने यहाँ कोई बच्चा यूपी से है और कोई बच्चा दक्षिण भारत से आ जाए तो दोनों की लैंग्वेज बदल जाएगी। ऐसा नहीं अब आप टीचर होने के नाते उसे अलग नहीं कर देंगे अब तुमको हिंदी ही सीखना है, नहीं, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो संस्कृति है, आपको उसको साथ लेके चलना है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज टोटल 30 क्वेश्चन सीडीपी के कवर किए हैं, जो कि आपका 20 अगस्त 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसी में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। कल हम सब ईवीएस को कवर करेंगे, मैथ को कवर करेंगे, हिंदी को कवर करेंगे, इंग्लिश को कवर करेंगे, फिर हम सेकंड पेपर की तरफ आएंगे, उसमें जितने सब्जेक्ट हैं सभी को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे हम फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।